chapter, chapter number 3 of accountancy, and this is principles of accounting. So we were doing principles of accounting, and in that we have already done 3 concepts and rest of the principles. Today we are going to learn about revenue recognition रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. ठीक है, इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट या फिर इसको रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं. अब रेवेन्यू क्या चीज़ है, सबसे पहले ये देखते हैं. रेवेन्यू क्या है? द अमाउंट विच इज़ एडेड टू द कैपिटल एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस. देखो, एक ओनर है, उसने अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की है. अब उसको जो भी पैसे मिलेंगे, ठीक है, बाय सेलिंग ऑफ हिज प्रोडक्ट, जो भी वो प्रोडक्ट बना रहा है, बिजनेस में डील कर रहा है, जब वो अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचेगा, उससे जो भी उसे पैसे मिलेंगे, दैट अमाउंट इज नोन एज रेवेन्यू. उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं. रेवेन्यू इज अर्नड बाय द सेल ऑफ गुड्स और बाय प्रोवाइडिंग अ सर्विस. सो एक बिजनेस या तो गुड्स सेल करेगा या सर्विसेज प्रोवाइड करेगा. ठीक है, या तो वो गुड्स में डील करेगा या सर्विसेज में डील करेगा. गुड्स में डील कर रहा है तो या तो वो गुड्स बना के गुड्स बेच रहा है, और सर्विसेज में डील कर रहा है जैसे कि होटल सर्विसेज होती हैं, टेलीकॉम सर्विसेज हैं, मतलब इस तरह की सर्विसेज या तो वो प्रोवाइड कर रहा है. सो रेवेन्यू इस कॉन्सेप्ट में ये हमें पता चलेगा कि जो रेवेन्यू अर्नड है उसको कब रिकॉर्ड करना है, कब हम कंसिडर करें कि हमें रेवेन्यू अर्न हो गया है. पैसे मिले हैं नहीं मिले हैं, दैट इज़ समथिंग एल्स, लेकिन हमारा रेवेन्यू अर्न हो गया है, इसको हमने कब रिकॉर्ड करना है, कौन सी बुक्स में रिकॉर्ड करना है, वो हमें कैसे पता चलेगा, वो इस कॉन्सेप्ट से हमें पता चलता है. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकग्निशन, इट सेज दैट रेवेन्यू इज डीम्ड to be realized when the title or ownership of the goods has been transferred to the purchaser and when he has legally become liable to pay the amount. मतलब कि हमने इस रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करना है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जिस दिन ओनरशिप हमारी गुड्स की परचेज़र के पास चली गई है, जिसने हमारे से गुड्स खरीदी हैं हमारी, जिस दिन वो ओनर बन गया गुड्स का, मतलब हम कंसिडर करेंगे कि हमारी गुड्स सेल हो गई हैं, चाहे उसने हमें उस दिन पैसे दिए, चाहे उसने नहीं दिए, चाहे उसने पहले दे दिए थे एडवांस में, चाहे वो हमें बाद में देगा 3 महीने बाद, लेकिन हम उस दिन पे रिकॉर्ड करेंगे इसको, सेल ऑफ गुड्स को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जिस दिन पे ओनरशिप उसके नाम चली गई है, यानी कि जिस दिन हमने उसे गुड्स दे दी. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि फिज़िकली गुड्स हमने नहीं डिलीवर की, फिज़िकली हमने गुड्स उसके गोडाउन तक नहीं पहुंचाई अभी, लेकिन हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होना था या जो सेल का हमारा डॉक्यूमेंट साइन होना था वो साइन हो गया. नाउ ही हैज़ बिकम द ओनर ऑफ द गुड्स टिल द सेल ऑफ द गुड्स. जब तक हमने गुड्स नहीं बेची हैं किसी को, वी आर द ओनर ऑफ द गुड्स. हमने गुड्स प्रोड्यूस किए तो गुड्स हमारी है. तब तक अगर गुड्स का कोई नुकसान होता है तो वो हमारा नुकसान है. लेकिन जिस दिन ये सेल हो गई, जिस दिन बुक्स में इसकी एंट्री हो गई सेल की, उसके बाद अगर कोई नुकसान होता है गुड्स का तो वो उस बंदे का नुकसान है जिसने गुड्स खरीद ली है. नाउ फ्रॉम दैट डेट ही इज़ लायबल टू पे अस. वो हमारे लिए डेटर बन जाएगा उस दिन से, और ही इज़ लीगली बाउंड टू पे अस. लीगली वो लाइबल है हमें देने के लिए. अगर वो हमें पेमेंट नहीं करता तो हम उस पर केस फाइल कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द रेवेन्यू इज़ रिकॉर्डेड. अब आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि रेवेन्यू उस दिन लिखा जाता है, उस दिन रिकॉर्ड किया जाता है जिस दिन उसकी ओनरशिप गुड्स की या फिर टाइटल ट्रांसफ़र हो गया टू द परचेज़र, वेदर कैश हैज़ बिन रिसीव्ड और द कैश हैज़ नॉट बिन रिसीव्ड. ऐसा हो सकता है बहुत बार. लेट्स सी द एग्जाम्पल, जो इन्होंने एग्जाम्पल, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. इफ़ अ फर्म गेट्स एन ऑर्डर ऑफ गुड्स ऑन 1 जनवरी. ठीक है, इसमें आपके बहुत से पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि 3-4 चीज़ें हो रही हैं इस इवेंट में, लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड कब करना है अपनी बुक्स में. ठीक है, तो एक फर्म है जिसको ऑर्डर मिलता है गुड्स का, मतलब गुड्स बना के प्लीज़ हमें दीजिए, इस तरह का ऑर्डर मिलता है ऑन 1 जैन. ठीक है, 1 जैन को उसे ऑर्डर मिला. ही सप्लाईज द गुड्स ऑन 20th जैन. उसने गुड्स कब सप्लाई की? 20th जैन. ये एक डेट हमारे सामने आ गई.
एक डेट 1 जैन है जब ऑर्डर मिला हमें गुड्स डिलीवर करने के लिए, एक डेट है Jan 20 जब हमने एक्चुअली डिलीवर की गुड्स, और एक डेट है जब हम कैश रिसीव कर रहे हैं 1 अप्रैल। तो अब 3 डेट्स हमारे सामने हैं इस ट्रांजेक्शन में। व्हेन विल दिस सेल बी रिकॉर्डेड? मैं कौन सी डेट पे अपनी सेल को रिकॉर्ड करूं? 1 अप्रैल। ओके, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया? रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकग्निशन का कॉन्सेप्ट क्या बताया? जिस दिन क्या होगा? ओनरशिप ट्रांसफर। हाँ जी, 20th Jan विल बी द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस ट्रांजेक्शन, बिकॉज उस दिन मेरी सेल हो चुकी है। उस दिन जो परचेज़र है ही हैज़ बिकम द ओनर ऑफ द गुड्स। उसने मुझे कैश नहीं दिया, ठीक है, उसने मुझे कैश 1 अप्रैल को दिया, तो क्या हो गया? वो मेरा डेटर रहा तब तक। 20th Jan से लेके 1 अप्रैल तक वो मेरा डेटर था, उसने मुझे पेमेंट नहीं की। क्या क्रेडिट सेल्स नहीं होती? आपको बताया है कि कैश सेल्स भी होती हैं और क्रेडिट सेल्स भी होती हैं। खुशी, यू वांट टू से समथिंग बिकॉज योर माइक इज़ ओपन एंड आई एम नॉट एबल टू हियर योर वॉइस। आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। आप कुछ कह रहे हो बच्चे? ओके, सो 3 डेट्स हैं। 1 Jan को देखो कोई सेल नहीं हुई क्योंकि 1 Jan को सिर्फ ऑर्डर मिला है। हाँ जी, आपने अभी मेरा नाम लिया था, आपकी थोड़ी वॉइस। हाँ मैंने आपका नाम इसलिए लिया था बिकॉज आपका माइक ओपन था, तो आई वाज आस्किंग, आप कुछ पूछ रहे थे क्या? कोई डाउट है क्या आपका यहाँ पे? मैम कोई डाउट नहीं है। ओके ओके, ठीक है बच्चे। ओके, सो 3 डेट्स हैं हमारे पास यहाँ पे, 20th Jan एंड देन एक डेट है हमारी 1 Jan और एक डेट है 1 अप्रैल। सो द ट्रांजेक्शन, दिस ट्रांजेक्शन ऑफ सेल विल बी रिकॉर्डेड ऑन 20th of January। रीज़न क्या होगा कि उस दिन एक्चुअली सेल हुई हैं, उस दिन जो ओनरशिप है, क्योंकि गुड सप्लाई हो गई परचेज़र को, तो उस दिन ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई। नाउ अब वो अपनी गुड्स की खुद देखभाल करेगा, जो परचेज़र है। अब वो हमारे उसमें नहीं है, हमारी गुड्स नहीं हैं अब वो, ठीक है। तो उसी दिन उसका रेवेन्यू रिकग्नाइज किया जाएगा। 1 जनवरी को तो सिर्फ ऑर्डर रिसीव हुआ था, वो ऑर्डर कैंसिल भी हो सकता है। ऑर्डर रिसीव होना कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। हमें, आपको पता है कि हम सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अगर किसी ने हमें फ़ोन करके बोल दिया अच्छा मेरे लिए गुड्स प्रिपेयर कर दो, तो क्या वो कोई मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है? क्या कोई फाइनेंशियल डीलिंग हुई उसमें? क्या उसमें मनी इन्वॉल्व है कहीं पे? नहीं है, ठीक है। तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो 20th Jan को जब एक्चुअली में सेल हुई, वहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे ऑल्दो मनी हैज़ नॉट ट्रांसफर्ड। उस दिन भी कोई मनी की ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, पैसा नहीं मिला हमें, बट सेल हो चुकी है। ओनरशिप, जो गुड्स पे हमने पैसा लगाया है, वो हमारी गुड्स किसी और के हाथ में चली गई हैं। दिस मीन्स हमारी ये ट्रांजैक्शन हो गई है सेल्स की, और पैसे हमें बाद में इसके मिलेंगे। तो ये हमारी क्या सेल्स हो गई? क्रेडिट सेल्स। देयर कैन बी कैश सेल्स, yes, there can be cash sales and there can be credit sales as well, ठीक है। तो अब क्या होता है इसका असर? अब अगर जैसे आप सोचो कि मैम कैश तो 1 अप्रैल को मिला था, तो हमने तब क्यों नहीं ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की, हमारी तो सेल तब हुई है। ऐसा नहीं होता है। जो गुड्स को बनाने का खर्चा मैंने किया था वो मैंने पिछले साल में किया था, मार्च में किया। जो हमारा सेशन चल रहा था मार्च से लेके अप्रैल 1 से लेके 31 मार्च तक, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है जिसके हम अकाउंट्स बनाते हैं। तो 31 मार्च को वो साल ख़त्म हो गया, पैसे रिसीव हुए 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को जो पैसे रिसीव हुए, क्या वो उसी साल के बनते हैं? क्या वो रेवेन्यू? अब देखो, हर साल का जब प्रॉफिट निकालना होता है तो हम हमेशा जो रेवेन्यू है माइनस एक्सपेंसेस करते हैं, है ना, इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस करते हैं, तो हमारा प्रॉफिट निकल आता है। तो इस जो हमारे रेवेन्यू को, इस इनकम को हमें किस साल में लेना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ये डिसीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर ये हम अकाउंटेंट की मर्ज़ी पर छोड़ देंगे, इसके लिए कोई, अगर ये जिस तरह का ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट, अगर इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट ना हो,
और फ्रीडम दे दी जाए अकाउंटेंट्स को, तो दीज विल बी मैनिपुलेटेड। ये तो अपने हिसाब से मैनिपुलेशन होगी। अगर हमें इस साल में अच्छा प्रॉफिट हो गया है और हम अगले साल में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे उतना अच्छा प्रॉफिट बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो हम अपने डेटर को बोल सकते हैं जिसको हमने गुड्स बेची हैं कि भैया April 1 को पेमेंट कर देना प्लीज़, ताकि हम उसको उस साल के अकाउंट्स में अपनी इनकम शो कर दें। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं मैनिपुलेशन के अगर हम इस तरह से सिस्टम चलाएं। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया है कि रेवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज करना है जिस साल में वो सेल हो गई है, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई है फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द अदर पर्सन, परचेजर। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होगा, इस हिसाब से प्रॉफिट सही सही रिफ्लेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि उस चीज़ को जो हमने चीज़ बेची है और पैसे कमाए हैं, उस चीज़ पे जो हमने खर्चा किया है वो भी तो हमने उसी साल में रिकॉर्ड किया है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दोज गुड्स। तो फिर सेल भी हमने उसी साल में रिकॉर्ड कर ली जिस साल में एक्चुअली सेल हुई हैं। तो इस तरीके से हमें उस साल का करेक्ट प्रॉफिट पता चल सकता है, करेक्ट पिक्चर मिल सकती है। ठीक है, तो करेक्ट पिक्चर देखने के लिए प्रॉफिट और लॉस की हमें ये कॉन्सेप्ट फॉलो करना होता है, रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट। अब कुछ और रेवेन्यूज़ भी होते हैं। ये रेवेन्यू तो हम वो बात कर रहे थे जो गुड्स सेल करने से जो हमें इनकम मिलती है, दैट इज़ रेवेन्यू। कुछ और रेवेन्यूज़ भी होते हैं, रेवेन्यूज़ इन केस ऑफ इनकम सच एज रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन। अब रेंट कब मिलता है हमें? रेंट किसको मिलेगा? जिसने अपनी कोई प्रॉपर्टी लेट आउट कर रखी है, किराए पे दे रखी है, उसको रेंट मिलेगा। इंटरेस्ट हमें कब मिलता है? किस चीज़ पे इंटरेस्ट मिलता है? हमने अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट किए हुए हैं, उस चीज़ पे हमें इंटरेस्ट मिलता है। कमीशन हमें किस चीज़ का मिलता है? हम कुछ बेच रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, उसमें हमें कमीशन मिल जाता है। ठीक है, सो इन रेवेन्यूज़ को कब रिकग्नाइज करते हैं? टाइम बेसिस पे। जिस मंथ का ये है, जिस मंथ से रिलेट करता है, उस मंथ को हम उस मंथ में रेवेन्यू इसका रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। फॉर एग्जांपल, जैसे रेंट है फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2015, मुझे रेंट मिलना था, मुझे हर महीने रेंट मिलता है। मैंने अपना एक फ्लैट है या फिर अपनी बिज़नेस की प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ, नॉट पर्सनल प्रॉपर्टी, बिज़नेस की एक प्रॉपर्टी है और उसको रेंट आउट कर रखा है, किसी ने वहाँ पे ऑफिस खोल रखा है, वो मुझे रेंट पे करते हैं। तो अगर मार्च का रेंट है, हर महीने उन्होंने रेंट पे करना होता है 20,000, मार्च का रेंट उनका ड्यू है टुवर्ड्स मी 20,000, लेकिन उन्होंने दिया मुझे अप्रैल में, तो मुझे कब रिकॉर्ड करना चाहिए उसको? कैश तो उन्होंने मुझे अप्रैल का दिया, अप्रैल में दिया, लेकिन वो रेंट तो मेरा मार्च में ही ड्यू था ना। उसके जो बेनिफिट्स थे, जो रेंट जिसका वो पे कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट तो उन्होंने मार्च में ही लिया ना, उस प्रॉपर्टी को यूज़ तो उन्होंने मार्च में ही किया। तो जब उन्होंने बेनिफिट मार्च में लिया, तो उसका जो उन्हें रेंट देना था वो भी उन्हें मार्च में ही देना था, हालांकि उन्होंने दिया नहीं, वो अलग बात है। लेकिन मुझे उसे एज एन इनकम रिकॉर्ड मार्च में ही करना है, ताकि मैं अपने एक्सपेंसेस को और इनकम्स को मैच करके देख सकूं और करेक्ट प्रॉफिट निकाल सकूं उस साल का। ठीक है, सो इवन इफ द इनकम इज रिसीव्ड इन अप्रैल 2015, it will be treated as revenue of the financial year till 31st March 2015। उसी फाइनेंशियल ईयर का पार्ट माना जाएगा, ये इनकम उसी फाइनेंशियल ईयर की है। ठीक है बेटा, देन अब ऐसी चीज़ों को, कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जैसे कमीशन। कमीशन मुझे अप्रैल 2015 में मिलना था, मेरा कमीशन अगले साल में ड्यू था, लेकिन वो मुझे एडवांस में ही मिल गया। एडवांस में कोई चीज़ मिल गई तो वो मेरी इनकम तो है नहीं, इस साल की तो है नहीं, जिसके बदले मैंने कमीशन मुझे मिला वो सर्विसेज तो मैं अप्रैल में प्रोवाइड करूँगी। तो जब मेरे एक्सपेंसेस और जो मेरी मेरे उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस अगर अगले महीने होंगे, तो मेरी इनकम भी मैंने अगले महीने ही रिकॉर्ड करनी है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो जिस टाइम मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करूँगी, उसी टाइम मैं उस कमीशन को रिकॉर्ड करूँगी जिस मंथ का वो मेरा ड्यू है। अगर मुझे कोई अमाउंट एडवांस में मिल गई है, तो दैट शुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन माई अकाउंट्स। इस साल में मैं अपने अकाउंट्स में उसको रिफ्लेक्ट नहीं करूँगी। ठीक है, सो दिस इज़ द रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बेसिस पे आपको सारे अकाउंट्स बनाने होते हैं। आगे कुछ ऐसी चीज़ें मेंशन्ड होंगी आपको अकाउंट्स में, प्रीपेड सैलरीज। प्रीपेड मतलब पहले ही दे दी सैलरीज, अगले महीने की सैलरी है, अप्रैल की सैलरी अभी दे दी,
तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड करनी है मुझे, वो तो हैं तो अगले महीने की, और अप्रैल तो अगले साल में आएगा, तो वो अगले साल के अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। यस, एडवांस सैलरी, हाँ प्रीपेड का मतलब एडवांस सैलरी ही होता है। जैसे आपका प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन प्रीपेड होता है तो मतलब पहले ही पे कर दिया, सर्विसेज आप उसकी बाद में ले रहे हो 1 महीने बाद, लेकिन आपने पेमेंट पहले ही कर दी, ठीक है, उस तरह से। ये होता है हमारा रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट। नाउ मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब मैचिंग, नाम से आपको पता चल रहा है इसमें हमें किसी चीज़ को मैच करना है। अब किस किस चीज़ को मैच करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको रेवेन्यू को, जो आपके रेवेन्यू हैं इस पीरियड के, अपने अकाउंटिंग ईयर के, उसको किसके साथ मैच करना है? एक्सपेंसेस के साथ, ठीक है। शुड बी चार्ज्ड अगेंस्ट द रेवेन्यू। कॉस्ट के साथ मैच करना है, एक्सपेंसेस के साथ मैच करना है। एक साइड पे आप देखोगे मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं, कितना मतलब मुझे रेवेन्यू हो रहा है उस चीज़ से, और एक साइड पे आप देखोगे मुझे कितना खर्चा पड़ रहा है इस चीज़ को बनाने में और बेचने में, और फिर आप उसको जब कंपेयर करोगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट योर प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट डिटर्मिन करने के लिए ये मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है वाई वी नीड टू फॉलो दिस कॉन्सेप्ट, टू फाइंड आउट द करेक्ट प्रॉफिट, करेक्ट नेट प्रॉफिट, अगर आप डिटर्मिन करना चाहते हो, अपना कैलकुलेट करना चाहते हो, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इस साल के सारे रेवेन्यूज़ को इस साल के सारे एक्सपेंसेस के साथ मैच करो, कंपेयर करो, ठीक है। अकॉर्डिंगली फॉर मैचिंग द कॉस्ट विद द रेवेन्यू, matching the cost with the revenue, first revenue should be recognized and then cost incurred for generating that revenue should be recognized। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेवेन्यू कैसे रिकग्नाइज करते हैं, रेवेन्यू कैसे पता चलता है कब का रेवेन्यू है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अलग अलग डेट्स होती हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट में आपको सिखाया कि एक डेट थी 1 जैन जब ऑर्डर रिसीव किया, एक डेट थी जब सेल हुई, जब ओनरशिप ट्रांसफ़र हुई 20 जैन, एंड एक डेट थी 1 अप्रैल जब कैश रिसीव हुआ। तो हमारे सामने अकाउंटेंट के सामने 3 डेट्स आती हैं, तो उसको कब रेवेन्यू रिकग्नाइज करना है, उसको पहचानना है वो। तो ठीक है, उसने पहचान लिया 20 जैन को मुझे रेवेन्यू रिकग्नाइज करना है और उस दिन रिकॉर्ड करना है, उसने रिकॉर्ड भी कर लिया। अब ऐसे ही कुछ खर्चे भी होते हैं कि खर्चा अभी कर दिया, खर्चा अभी का है, सैलरी पे करनी है एम्प्लॉयज़ को, मार्च की सैलरीज थी, उन्होंने सर्विसेज दी, उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए, फैक्ट्री में उन्होंने काम किया वर्कर्स ने, लेकिन उनको हमने वेजेस ही पे नहीं किया अभी तक, उनको हमने जाके अप्रैल में वेजेस पे की, तो हम उनको अप्रैल में थोड़ी वेजेस रिकॉर्ड करेंगे, वो तो हमने कैश उस टाइम पे किया, लेकिन खर्चा तो वो हमारा मार्च का है एक्चुअली में। सर्विसेज तो उन्होंने मार्च में दे दी ना, बेनिफिट तो उसके अगेंस्ट जो उन्होंने देना था वो मार्च में दे दिया, सो दैट इज़ एन एक्सपेंस ऑफ दिस ईयर, मार्च तक का वो एक्सपेंस है, तो वो इसी फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड होगा वो खर्चा, तभी करेक्ट प्रॉफिट हम निकाल पाएंगे, ठीक है। सो कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं वाइल मैचिंग द कॉस्ट विद द रेवेन्यू। अब कॉस्ट को रेवेन्यू के साथ क्यों मैच कर रहे हैं? देखो, अगर आप ये सोचो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आपने एक प्रोडक्ट बनाना है, आप सपोज़ वॉचेस बनाते हो, ठीक है, वॉचेस बनाने का आपका काम है, आप वॉचेस बनाते हो, आपने एक वॉच बनाई, एक ही वॉच का एग्जांपल लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं लेंगे, एक वॉच बनाई आपने, एक वॉच बनाने की कॉस्ट आपको पड़ी कुछ 15,000, ठीक है, सिंपल से एग्जांपल ले रही हूँ। जब आपने उसको बनाया, उसके लिए जो भी आपने खर्चा किया, रॉ मटेरियल लिया, कहीं से कोई नट बोल्ट लिए, कहीं से उसकी वो जो पिन्स होती हैं अंदर वो ली, जो भी सब करने का, काम करने का जो भी आपका खर्चा हुआ उससे रिलेटेड, अगर सेल करने के लिए आप गए, उसको आपको कैब में ट्रैवल करके जाना पड़ा, उसका भी आप खर्चा इसमें इंक्लूड कर लोगे। वॉट एवर द कॉस्ट यू हैव टू बियर फॉर दिस वॉच इज़, सारा उसकी कॉस्ट में आ जाएगा, खर्चे में आ जाएगा, वो 15,000 है। फिर जब आपने इसको बेचा तो आपने इसको 17,000 में सेल किया, तो आप अपना प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे इसका? यू विल मैच योर रेवेन्यू 17,000 with your cost 15,000 and then you will subtract your cost from your revenue and you will find out the net profit, simple। तो नेट प्रॉफिट लॉस देखने के लिए हमें उस साल के खर्चों को, एक्सपेंसेस को
उस साल की रेवेन्यूज़ के साथ मैच करना होता है एंड देन वी फाइंड आउट। अच्छा, अब क्या बातें ध्यान में रखनी है? व्हेन एन आइटम ऑफ रेवेन्यू इज इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, all the expenses incurred on it, whether paid or not, should be shown as an expenses in the profit and loss account। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही है जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, किसी चीज़ से बेचने से अगर आपका रेवेन्यू इस साल में हुआ है और आपने उसको रिकॉर्ड किया है एज अ रेवेन्यू, तो उसको बनाने में जो भी खर्चा हुआ है वो भी इसी साल में रिकॉर्ड होगा। ऐसे नहीं है कि आप उसका खर्चा अगले साल में रिकॉर्ड करो और रेवेन्यू अभी रिकॉर्ड कर लो। तो क्या होगा, अगर मैं वो घड़ी को बनाने का खर्चा जो था मेरा इस मंथ का, वो मैं रेवेन्यू तो इस मंथ में शो कर दूं, तो इस मंथ के मेरे कितने प्रॉफिट्स हो गए? पूरे के पूरे 17,000। और मेरी कॉस्ट अगर मैं अगले महीने में इंक्लूड करूँ तो अगले महीने में मेरे नो प्रॉफिट्स, बल्कि मेरा लॉस है, सिर्फ कॉस्ट ही शो कर रही हूँ मैं 15,000 की। तो अगले महीने मेरा लॉस 15,000 का और इस साल में इस महीने मेरा प्रॉफिट 17,000 का। इज़ इट द करेक्ट पिक्चर आई एम शोइंग? क्या मुझे इससे करेक्ट पिक्चर मिल रही है? उस रेवेन्यू को जब आप रिकॉर्ड करते हो जिस महीने में, तो आप उस पर खर्चा ऑलरेडी कर चुके हो उसको बनाने में, तो उसका खर्चा भी तभी रिकॉर्ड करो, तभी आपको करेक्ट रेवेन्यू करेक्ट प्रॉफिट पता चलेगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। व्हेन सम एक्सपेंस से इंश्योरेंस प्रीमियम इज पार्टली पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, सो द पार्ट रिलेटिंग टू द नेक्स्ट ईयर विल बी शोन इन नेक्स्ट ईयर, नॉट इन दिस ईयर। अब देखो, इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है वो एक ऐसी चीज़ होती है, मैंने आपको इंश्योरेंस टॉपिक शायद कराया है ना पहले, हाँ उसमें कराया था बिजनेस स्टडीज़ फर्स्ट चैप्टर में। इंश्योरेंस क्यों लेते हैं हम, और जब हम इंश्योरेंस लेते हैं, जैसे मैंने आपको अपना मेडिकल इंश्योरेंस का एग्जांपल दिया था, इंश्योरेंस जब हम लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी हमें एक गारंटी देती है कि जब भी हमें नुकसान होगा उस चीज़ से, तो वो हमारा सारा लॉस कॉम्पेंसेट करेगी कंपनी। ठीक है, उसके बदले में हमें हर महीने या फिर हमें हर साल कंपनी को इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ता है, विच इज़ अ वेरी नॉमिनल अकाउंट। अगर वो मेरे को 7 लाख का लॉस मेरा कॉम्पेंसेट करने के लिए रेडी हैं हर साल, तो उसके बदले में मुझे इतना ज़्यादा प्रीमियम नहीं देना पड़ता, मुझे प्रीमियम की थोड़ी अमाउंट देनी पड़ती है, यू कैन से 10,000 और 15,000। ठीक है, तो वो जो प्रीमियम होता है वो एनुअली होता है, मोस्टली एनुअली होता है, साल भर का होता है। अगर वो प्रीमियम मैं सपोज़ मैंने अक्टूबर में वो पॉलिसी ली, ठीक है, तो अगर बिजनेस ने अपनी जो पॉलिसी ली है वो अक्टूबर में ली है और बिजनेस उसको अक्टूबर टू अक्टूबर प्रीमियम पे करेगा, साल भर का प्रीमियम होता है ना, तो दिस मीन्स अक्टूबर से लेके अगले अक्टूबर तक वो प्रीमियम पे कर रहे हैं। लेकिन हमारा अकाउंटिंग ईयर कब ख़त्म हो जाता है? मार्च में। तो जो हम वो खर्चा कर रहे हैं प्रीमियम पे करने का, तो हमें कितना प्रीमियम अब तक इंक्लूड करना चाहिए मार्च तक, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि साल भर का अक्टूबर से लेके अक्टूबर तक सपोज 12,000 है, 12 मंथ्स का कितना हो गया? 12,000। तो मेरा साल तो मार्च में ख़त्म हो गया, तो मैं देखूंगी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, मार्च तक का मेरा कितना प्रीमियम बनता है? 6,000 बनता है। मैं उसको 6,000 ही खर्चा दिखाऊंगी इस साल का, पूरा का पूरा 12,000 नहीं दिखाऊंगी। ठीक है, सो इस साल के खर्चे हमने ही दिखाने हैं अपने अकाउंट्स में। देन इज cost of goods remaining unsold at the end of the year together with the expenses incurred on it must be carried forward to the next year as these goods will be sold only during the next period। अब देखो, जो गुड्स बच गई हैं लास्ट में, कुछ गुड्स ऐसी लास्ट में बच जाती हैं जो बिकती नहीं है, तो वो बिकी नहीं है, वो बिक जाएंगी, अगले साल में ज़रूर सेल हो जाएंगी, क्योंकि 31 मार्च आ गया और हमें अकाउंट्स बनाने पड़ रहे हैं, हमें अपने अकाउंट्स क्लोज करने पड़ रहे हैं, दैट इज़ अ रूल, यही हमारा अकाउंटिंग पीरियड है। तो उस डेट पे जो भी गुड्स ऐसी पड़ी हैं जो नहीं बिकी हैं, तो उनको हमने इसमें अपने अकाउंट्स में इंक्लूड नहीं करना, ना ही उनका रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू तो अभी उनसे कोई मिला नहीं है, वो तो अगले साल बिकेंगी अप्रैल में या मई में, तब हम उनके रेवेन्यू को इंक्लूड करेंगे। और क्योंकि उनके रेवेन्यू को हम तब इंक्लूड कर रहे हैं, तो उनके खर्चे को भी हम तभी इंक्लूड करेंगे कि उनको बनाने पे जितना खर्चा आया है उसको भी हम तभी इंक्लूड करेंगे, तभी हम मैच कर पाएंगे उससे कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, देन सिमिलरली इनकम्स रिसीवेबल मस्ट बी एडेड इन द रेवेन्यूज एंड इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस मस्ट बी डिडक्टेड। अगर कोई इनकम हमें एडवांस में रिसीव हो गई है जिसकी सर्विसेज अभी तक हमने नहीं दी हैं,
गुड्स अभी तक नहीं बेची हैं, इनकम एडवांस में रिसीव हो गई है, तो उसको हम इस साल की इनकम कंसिडर नहीं करेंगे, तभी कंसिडर करेंगे जब हम वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो दिस वाज द मैचिंग कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ये, पूरा अकाउंट्स हमारा इन पे बेस्ड है, तो आज हमने 2 ही कॉन्सेप्ट करे हैं बट डिटेल में करें। आई होप बोथ आर क्लियर टू यू, रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट। बेटा कोई डाउट है तो यू कैन आस्क योर डाउट्स। मैम मैचिंग कॉन्सेप्ट का फर्स्ट पार्ट एक बार बता देना। हाँ, तो इसमें ये दिया है कि व्हेन एन आइटम ऑफ रेवेन्यू इज इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस, द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इट वेदर पेड और नॉट शुड बी शोन एज एन एक्सपेंसेस इन प्रॉफिट एंड लॉस। तो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, वो आपके लिए शायद थोड़ी अभी इमेजिनरी इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने वो सीखा नहीं है अभी प्रॉफिट एंड लॉस, बट ये है कि हम उसमें क्या कंसिडर करते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं हमारे रेवेन्यूज़ क्या क्या है, रेवेन्यूज़ मतलब हमें कहाँ कहाँ से पैसे मिल रहे हैं बिजनेस को, और एक तरफ हम लिखते हैं कि उस पैसे को, देखो पैसा अर्न आप तभी करते हो जब उसके पीछे आपने कोई खर्चा किया होता है ना। अगर आप गुड्स बना रहे हो तो गुड्स से पैसे तभी मिलेंगे सेल से जब आपने गुड्स बनाने को कोई खर्चा भी तो किया होगा ना उन गुड्स को बनाने का। तो ये कॉन्सेप्ट में ये होता है कि जिस टाइम पे, जिस साल में आप वो रेवेन्यू को लिखते हो, ठीक है, उस इनकम को मेंशन करते हो, उसी साल में उसको बनाने में जो खर्चा हुआ है उसको भी रिकॉर्ड करना है, तभी तो आप दोनों को मैच करके अपना वो निकाल पाओगे ना, नेट प्रॉफिट निकाल पाओगे। सो अगर आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हो उस साल में, तो उसको रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो खर्चा किया है बिजनेस ने उसको भी एज एन एक्सपेंस शो करना है। क्लियर हुआ खुशी बेटा? यस मैम। ठीक है, और कोई पॉइंट बचे? मैम थर्ड वाला एक बार बता दीजिए। थर्ड में क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड मतलब एज आई टोल्ड यू, आप वॉचेस अगर बनाते हो तो अगर आपके मंथ में, आप मंथली कैलकुलेट करते हो, ठीक है, हम छोटा एग्जांपल ले रहे हैं ना तो हम पूरे साल का नहीं लेंगे, एक महीने का आप अकाउंट्स बना रहे हो, ठीक है, तो एक महीने में आपने 5 वॉचेस बनाई लेकिन आपकी सिर्फ 2 ही वॉचेस बिकी, ठीक है, तो आप अगर 5 वॉचेस का बनाने का खर्चा लिखोगे उसमें कॉस्ट में, और आपको मिले सिर्फ 2 वॉचेस से पैसे, तो आपका तो लॉस ही निकलेगा फॉर श्योर, आपकी कॉस्ट ज़्यादा है और आपकी इनकम कम है। ठीक है, तो करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कायदे से क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अगर 2 वॉचेस बिकी हैं तो 2 ही वॉचेस का रेवेन्यू लिखो और 2 ही वॉचेस की कॉस्ट लिखो। 2 वॉचेस का रेवेन्यू सपोज 10,000 20,000 हो गया और कॉस्ट बनाने की 7,000 14,000 लगी, तो आपका प्रॉफिट निकला है 6,000। लेकिन अगर आप सबकी कॉस्ट इंक्लूड कर लोगे, 5 वॉचेस की कॉस्ट इंक्लूड कर लोगे, 7 × 5 35,000 आप खर्चा दिखा दोगे और प्रॉफिट तो आपको सिर्फ रेवेन्यू तो आपको 20,000 का हुआ, तो आपको तो कायदे से आप लॉस दिखाओगे 15,000 यहाँ पे इस साल। और फिर जब अगले महीने, इस महीने सॉरी, और जब अगले महीने आपकी वो वॉचेस बिक जाएंगी तो आप उसको एज अ रेवेन्यू बताओगे, अगले महीने आप उसको प्रॉफिट दिखा दोगे इतना सारा, तो वो तो करेक्ट पिक्चर नहीं है ना। कायदे से तो आपने 2 वॉचेस बनाई, 2 वॉचेस बिकी, तो उसी का रेवेन्यू लिखो और उसी की कॉस्ट लिखो। बाकी जो अनसोल्ड आइटम्स हैं जैसे कि 3 वॉचेस जो आपकी रह गई, जो बिकी नहीं, उसको अगले महीने जब वो बिकेंगी तभी उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड करना। ये कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, यस मैम।